बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट। RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट काफ़ी यूज़फुल है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हैं। इवन जो हम रेडियो यूज़ करते हैं या सेल फोन यूज़ करते हैं या जो हम टेलीविज़न यूज़ करते हैं, ठीक है, तो या फिर सेटेलाइट से जो हमारे पास हम सेटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये जो सर्किट है ये डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं और इसी की बेस पे हम कोई भी चैनल सुन सकते हैं। कोई स्पेसिफिक चैनल हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब जिसका नंबर हम डायल करते हैं उसी से हम कांटेक्ट करते हैं मोस्टली, या जो चैनल हम सेलेक्ट करते हैं उसी चैनल को हम सुनते भी हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि हम PTV स्पोर्ट का चैनल सेलेक्ट करें और ARY न्यूज़ चलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन पे, स्पेशली कॉल पे, कि आप कॉल किसी एक बंदे को डायल कर रहे होते हैं, नंबर किसी का डायल के आगे बोल कोई और रहा होता है, ठीक है, या रेडियो में मतलब आप एक चैनल से थोड़ा सा आगे जाते हैं दूसरे चैनल की तरफ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिस पे दोनों चैनल बोलने लगते हैं, ठीक है, और मतलब मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आती हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम जो चैनल या जिसको कॉल करते हैं या जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है हमें वही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब जो चैनल हम लगाना चाहते हैं या जिसको हमने कॉल करनी है उसी की फ्रीक्वेंसी, उसी चैनल की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर के तौर पर समझ लें कि ये सर्किट काम करते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस ये करते हैं कि जो हमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो भी सपोज करें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सर्किट है जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगी हुई। अब यहाँ से हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। इनपुट सिग्नल हमारे पास डिफरेंट EMFs की फॉर्म में हो सकते हैं। लाइक कोई हम 1 2 3 4 5 EMF देते हैं, ठीक, E1 E2 E3 4 और 5। समझ लें कि ये आपके पास है केबल या केबल ऑपरेटर। समझ लें कि जो हमारे पास केबल के थ्रू बहुत सारे EMFs हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, और उन EMFs एट द सेम टाइम वो सारी EMF उस केबल में होती हैं, और लेकिन हम जब आगे सुनना चाहते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक EMF को यूज़ करके कोई स्पेसिफिक चैनल सुनते हैं, ठीक है। लाइक सपोज करो कि ये EMF रिप्रेजेंट करती है किसी एक चैनल को, PTV न्यूज़ को, ये ARY को, इसी तरह ये डिफरेंट चैनल को। लेकिन जब एट द सेम टाइम ये सर्किट की सारी EMF सुनी, ठीक है, इस EMF की वजह से भी करंट बनेगा, सेकंड की वजह से भी, थर्ड और फिफ्थ की वजह से भी करंट बनेगा। करंट इस सर्किट में ये सारे फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जब हम सुनते, सपोज करें कि अभी हमें PTV जो हमारे पास न्यूज़ है उस पर जो प्रोग्राम चल रहा है वो सुने, तो आगे स्पीकर में या टीवी की स्क्रीन पे हमें PTV न्यूज़ ये सुनाई देगी। बाकी ये सारे सिग्नल यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? अब क्योंकि सर्किट ने इसको सिलेक्ट किया PTV न्यूज़ को, ठीक है, और वही हमारे पास आगे सिग्नल किया और उसी के अकॉर्डिंग हम वही प्रोग्राम देख रहे हैं। इसी तरह लेट्स सपोज कि ये डिफरेंट EMFs हमने रेडियो के लिए दी हुई है कि हम सुन रहे हैं सपोज FM, तो 94 मेगाहर्ट्ज़, 95 पॉइंट समथिंग मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। अब अगर हमने रेडियो को ट्यून किया 95 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो हमें सिर्फ यही चैनल सुनाई देगा 95 मेगाहर्ट्ज़ पे जो चल रहा है। 94 वाला या 93 मेगाहर्ट्ज़ वाला नहीं सुनाई देगा। हमारे स्पीकर में जो प्रोग्राम चलेगा वो सिर्फ वही होगा जो 95 मेगाहर्ट्ज़ पे हो रहा है, ठीक है। 94 और 93 के भी सिग्नल यहाँ मौजूद हैं, बट सिलेक्ट इस सिग्नल को किया है सर्किट ने 95। इट मीन्स हमारे जो एयर है इसमें, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में सारे सिग्नल एट द सेम टाइम तो होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कोई प्रोग्राम चाहे रेडियो पे लगाते हैं, चाहे किसी को हम कॉल करते हैं, सिग्नल तो सारे होते हैं, या चाहे हम टीवी पे कोई प्रोग्राम सुनते हैं, तो सब सिग्नल के होने के बावजूद सिर्फ उसी प्रोग्राम के सिग्नल को ये सर्किट सिलेक्ट करता है और आगे हमें वही प्रोग्राम
सुनने के लिए मिलता है। इट मीन्स ये सर्किट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस सर्किट को हम कहते हैं रेजोनेंस सर्किट। इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस सर्किट। अब एक तो इसका नाम ये है कि ये आर एल और सी के मिलने से बनता है और ये सीरीज में मिले होते हैं, तो आर एल सी सीरीज सर्किट है। दूसरा, चूंकि इसमें जब हमें ये कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी सेट करके देते हैं, ट्यून करके देते हैं, तो उस वक्त जो आउटपुट पावर हमें मिलती है वो मैक्सिमम करंट वाली मिलती है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट का सपोज करो बहुत सारे करंट ईएमएफ की वजह से यहाँ बन रहे हैं, लाइक 1 I1 I2 I3 I4, लेकिन यह करंट ऐसा बन रहा है जो इन सबसे पीक वैल्यू पे जा रहा है, मीन कि उसकी वैल्यू एट द सेम टाइम I नॉट कितनी हो जाती है, पीक वैल्यू। बाकी सब की वैल्यू इसकी भी से कम है, इसकी भी पीक वैल्यू से कम है, थर्ड फोर्थ की भी कम है, बट एक उसमें ऐसा करंट आता है जिसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसी वेव का कब होता है? जब हम कहते हैं जब रेजोनेंस होती है, सपोज करेंगे किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब किसी भी चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे रेजोनेंस के इफेक्ट्स पढ़े, उनमें एक था ब्रिज पे, अगर मार्च हो रही हो, सोल्जर मार्च कर रहे हो ब्रिज पे, तो परेड के दौरान सपोज करें कि वो सारे एट द सेम टाइम मतलब फोर्स लगाते हैं पुल पे, और करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि पुल की फ्रीक्वेंसी से, जो पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे हमारी अप्लाइड जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है तो पुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। अगर उससे ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो पुल टूट जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि सिग्नल हमारे पास जो करंट के सिग्नल जाएंगे, करंट बहुत सारे बनेंगे इस सर्किट में, लेकिन आगे आउटपुट में हमें पावर कौन देगा? मैक्सिमम पावर कहाँ से मिलेगी? कि एक ऐसा सिग्नल होगा जिसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल की वैल्यू हम लेते हैं कि ये पीक वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा, और ये पीक वैल्यू तब हमें मिलती है जब इस सर्किट में रेजोनेंस होती है। इस सर्किट में कौन सा इफेक्ट है? होता है रेजोनेंस का। इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इस सर्किट की आरएलसी सीरीज सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हमारी अप्लाइड ईएमएफ जो हम अप्लाई कर रहे हैं इनमें से किसी एक की फ्रीक्वेंसी जब इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगी तो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है, और उस ईएमएफ के लिए जिसके लिए रेजोनेंस हुई जहाँ, उसकी वजह से जो करंट होगा वो पीक वैल्यू को छू जाएगा, और जो पावर हमें मिलेगी वो भी पी नॉट मैक्सिमम पावर मिलेगी, और वो मैक्सिमम पावर आगे डिलीवर होगी हमें टीवी पे या रेडियो पे या मोबाइल पे व्हाट्सएप हम वो प्रोग्राम सुन सकते हैं। क्लियर है? अब इसी ही बेस पे हम इसका दूसरा नाम रखते हैं रेजोनेंस सर्किट। अब देखो बहुत सारी ईएमएफ में से ये कोई एक ईएमएफ सिलेक्ट करके हमें देते आगे, बाकी सारी ईएमएफ को रिजेक्ट कर देते, मतलब बाकी सारे सिग्नल को रिजेक्ट करके हमें कोई स्पेसिफिक सिग्नल आगे देते और उसी सिग्नल की बेस में हम वो चैनल सुनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सिलेक्टर सर्किट के लिए एज ए सिलेक्टर के तौर पे भी काम करते हैं कि कौन सी ईएमएफ के सिग्नल को हमने आगे भेजे हैं, बाकी को नहीं भेजना, तो उस स्पेसिफिक ईएमएफ का सिग्नल ये सिलेक्ट करते हैं और उसकी आउटपुट हमें देते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। इट मीन ये एज ए सिलेक्टर सर्किट के तौर पे भी यूज होते हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट, रेजोनेंस सर्किट या सिलेक्टर सर्किट, और यही सर्किट ट्यूनिंग के लिए भी यूज होता है। तो आप इसको ट्यूनिंग सर्किट के नेम से भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ट्यूनिंग सर्किट है, ये सारी ट्यूनिंग का काम यही करता है, ट्यून करके हमें कोई भी चैनल देता है स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन आवर डिजायर कि हम कौन सा चैनल सुनना चाहते हैं, उसी चैनल को ये ट्यून करके हमें देते हैं और हम उसको सुनते हैं। अब ये सारे एक ही सर्किट के नेम नहीं, उसके काम की बेस पे या उसकी कंस्ट्रक्शन की बेस पे। तो ये सर्किट आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहलाते हैं। रेजोनेंस की बेस पे ये वर्क करते हैं और रेजोनेंस की बेस पे ये कोई खास फ्रीक्वेंसी की वेव को सिलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट डिवाइस में, मतलब हम जो हमारा रिसीवर होता है वो रिसीव करके हमें आगे डिस्प्ले करके वो फंक्शन या जो प्रोग्राम हम सुनना चाहते हैं वो प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमीटर जो हमारे पास होता है
ये आगे समझ लो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बट ये सर्किट आगे कहाँ लगा होता है? रिसीवर में। हमारे जो रिसीविंग डिवाइस है लाइक मोबाइल है, रेडियो है या टीवी है, ये सर्किट वहाँ होता है रिसीवर में। तो ट्रांसमीटर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। लाइक केबल पे जो ट्रांसमीटर है, नंबर ऑफ चैनल्स की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी लाइक ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4। लेकिन इन सारी फ्रीक्वेंसीज में से ये सारी फ्रीक्वेंसी आती हैं हमारे मतलब एयर में मौजूद है ये एट द सेम टाइम, बट हमें सपोज करो ओमेगा 3 फ्रीक्वेंसी पे जो चैनल अभी लाइव है वो चले, तो ये जो सर्किट है ये सिलेक्टर सर्किट है। अब ये आगे हमारी रिसीवर जो होगा उसमें होगा डिज़ाइन, और ये सिलेक्ट करेगा सिर्फ ये हमारा जो रिसीवर होगा ये इसको सिलेक्ट करेगा, और रिसीवर में ये सर्किट, रिसीवर ने सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को कैच किया और इसी का प्रोग्राम आगे डिस्प्ले पे हमें मिलेगी, ठीक है। बाकी ये सारी फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट होगी। तो इट मींस रिसीवर एंड पे ये रेजोनेंस सर्किट लगा होता है, और ये सर्किट एज ए सिलेक्टर के तौर पे काम करके हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे चलने वाले जो चैनल हम मतलब सुनना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके हमें डिस्प्ले पे दिखाते हैं। अब रेजोनेंस का इफेक्ट कब होता है, और ये सारा काम ये रेजोनेंस के इफेक्ट की बेस पे करते हैं, जिसमें ये रेजोनेंस का अब रेजोनेंस क्या होता है? जब किसी भी चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो रेजोनेंस आकर होती है। यहाँ कहते हैं ये सर्किट है, ये सर्किट की जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो भी है लाइक ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, इनमें से ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसीज हैं। ये हमारा स्पेशल डिज़ाइन सर्किट है, इसकी ये ये इसकी कैपेसिटेंस है C, इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, तो इसकी फ्रीक्वेंसी LC और R पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो रेजोनेंस का इफेक्ट होगा और हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा, मींस की एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली अगर एम्पलीट्यूड बढ़ती है करंट की तो इट मींस एम्पीडेंस इस सर्किट की मिनिमम हो जाएगी, और पोजीशन मिनिमम होगी तब एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज हुआ और पावर हमें मैक्सिमम मिलती है फॉर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, तो वही फंक्शन हमें आगे मिलता है, ठीक है। अब फिर रेजोनेंस इफेक्ट क्या हुआ? रेजोनेंस हम किसको कहेंगे कि जब हमारे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, ठीक है, तब करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा एंड इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगी। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और इम्पीडेंस सर्किट की मिनिमम हो जाती है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का अब दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस का फिनोमेना हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती और रेजोनेंस का प्रोसेस हुआ। तो इसी वजह से हम कहते हैं इस सर्किट को रेजोनेंस सर्किट। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट ऑपरेट होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बाकी तमाम फ्रीक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर रहा है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को पहले हम डिफाइन करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी एट विच current of the circuit become maximum and impedance of circuit become very small, minimum, very small या minimum के।
minimum is called resonance frequency. Resonance frequency of that circuit. क्या किसी भी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वह फ्रीक्वेंसी जिस पे उस सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाए और इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए, और वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एंड वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड हो, उस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस कहेंगे जिस पे सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। एंड दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और दैट अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी असल में नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी होती है, तो इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट की भी कह सकते हैं। रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अप्लाइड होती है और ये नेचुरल जितनी होती है, तो इसी बेस पे हम इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब ये वो फ्रीक्वेंसी जिस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट शो करता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करता है, दूसरे लफ्ज़ों में करंट एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम, इट एम्प्लाइज दैट इम्पीडेंस होगी मिनिमम सर्किट। तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फिर किस के इक्वल होगी या किस पे डिपेंड करेगी। अब देखो एस इसकी कैलकुलेशन के लिए मीन कैलकुलेशन एस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू आर एच। इस सीरीज सर्किट के हमने इम्पीडेंस ऑलरेडी निकाली हुई है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास सर्किट की इम्पीडेंस आ रही है, दो फैक्टर पे कंसिस्ट है, एक फैक्टर ये आ गया और दूसरा फैक्टर ये आ गया, ठीक है। अब ये मिनिमम कब हो? देखो रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, जीरो तो इनमें से कोई हो नहीं सकता, इंडिविजुअली कोई भी जीरो नहीं हो सकता, ना तो रेजिस्टेंस, ना तो एक्सएल, ना तो एक्सी। क्यों? क्योंकि तीनों ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अगर तीनों प्रेजेंट है तो जीरो तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो फिर हम इस सर्किट की इम्पीडेंस को जीरो कैसे कर सकते हैं? या तो इस फैक्टर को जीरो करेंगे या इस फैक्टर को जीरो करेंगे। क्योंकि आर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टर मौजूद है ऑलरेडी, तो ये फैक्टर हम जीरो कर सकते हैं। कैसे? कैसे विल बी मिनिमम एट XL इज इक्वल टू XC, कि जब XL और XC दोनों बराबर हो जाए, अगर XL और XC दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वाला फैक्टर हमारा हो जाएगा जीरो, तो एक फैक्टर हो जाएगा जीरो, तो इम्पीडेंस सिर्फ एक फैक्टर जितनी बच जाएगी मिनिमम रहेगी। इट मींस दैट इज टू से, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों बराबर हो, अब ये दोनों बराबर कब? देखो एक चीज तो हमें डायरेक्ट पता है कि जो इंडक्टर होता है इसकी अपोजिशन XL एंड जो कैपेसिटर होता है इसकी अपोजिशन XC। देखो इंडक्टर की अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि इसमें बैक ईएमएफ एस्टैब्लिश होती है, उस बैक ईएमएफ के खिलाफ हमें वर्क करना पड़ता है। वो बैक ईएमएफ क्यों एस्टैब्लिश होती है? जब करंट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, चेंज इन करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो बैक ईएमएफ बनेगी। अब सपोज करो हम करंट चेंज ना करें, हम यहाँ इस सर्किट को कौन सा करंट दें? डायरेक्ट। अगर हम इस सर्किट को दें डीसी करंट, डीसी करंट में करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा, बैक ईएमएफ नहीं बनेगी, बैक ईएमएफ नहीं बनेगी, तो इसकी अपोजिशन क्या होगी? जीरो। अब ये क्या है कैपेसिटर? कि कैपेसिटर अपोज करते हैं हमारे पास जब यहाँ इसके खिलाफ ईएमएफ एस्टैब्लिश हो जाती है कैपेसिटर की, तब ये अपोज करते हैं न्यू इनकमिंग चार्जेस को। सपोज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव आने वाले चार्जेस को ये आगे अपोज करेंगे, इधर से नेगेटिव आने वाले चार्जेस को ये अपोज करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करें तो फोर इन एक प्लेट पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएंगे और न्यू इनकमिंग चार्जेस को ये अपोज करेंगे और करंट जीरो हो जाएगा। मतलब ये डीसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को ये क्या करेगा? ब्लॉक। अगर करंट डीसी इसमें से फ्लो करवाएं, फौरन इसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल बनेगा और करंट को ये जीरो कर देगा। करंट के जीरो होने का मतलब कि XC इसकी मैक्सिमम होगी। इसकी डीसी के लिए XL जीरो है, लेकिन डीसी के लिए इसकी XC मैक्सिमम, क्योंकि ये डीसी को ब्लॉक करती है, डीसी को ब्लॉक नहीं करती। अब अगर यहाँ AC सप्लाई करें, AC सप्लाई करेंगे, पॉजिटिव के दौरान यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आए, नेगेटिव साइकिल के दौरान यहाँ
नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को दोबारा इनहेलेट कर लेंगे, तो नेट चार्ज इस पे स्टोर जीरो हो जाए। नेट चार्ज स्टोर जीरो होगा, पोटेंशियल भी यहाँ इन प्लेट्स के पास जीरो हो जाए। पोटेंशियल जीरो होगा तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं, तो अपोज कौन करेगा? न्यू इनकमिंग चार्जेस कोई अपोज नहीं करेगा, तो इट मींस करंट फ्लो करता रहेगा, यहाँ ऑसिलेट करता रहेगा इसके पास। तो एसी के लिए फिर इसकी पोजीशन मिनिमम होती है, ठीक है, तो एसी के लिए इसकी पोजीशन क्या हो? मिनिमम। और डीसी के लिए इसकी चलो मैक्सिमम और मिनिमम की फॉर्मूला कि डीसी के लिए इसकी पोजीशन मिनिमम, लेकिन एसी के लिए जो एसी सप्लाई करें, क्योंकि एसी करंट चेंज होता है जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, तो करंट चेंज होगा बैक ईएमएफ बनेगी फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से। बैक ईएमएफ बनेगी तो वो ईएमएफ अपोज करेगी, तो इट मींस अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक इसकी बढ़ जाएगी, दैट इज एक्सएल। तो एक्सएल इंक्रीज हो जाए। देखो दो वैल्यूज है अपोजिट, एक में डीसी के लिए एक्सएल लेस है और दूसरी में एट सेम टाइम डीसी के लिए एक्स ग्रेटर, एक में एसी के लिए और दूसरी में एसी के लिए लेस सेम। अगर हम अभी ऐसा करेंगे ना, तो हम डीसी सप्लाई करें ना तो एसी। देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑलमोस्ट जीरो, और एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है, क्योंकि डीसी के लिए डायरेक्ट करंट है, एसी तो साइकिल्स की फॉर्म में जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ, ठीक है। अब जीरो को ये मिला कर दें, जीरो के लिए इसकी ऑपोजिशन मैक्सिमम हो, इसकी ऑपोजिशन मैक्सिमम हो तो स्क्वायर माइनस को खत्म करेगा, नेट इंपीडेंस मैक्सिमम। एसी सप्लाई करें उसके लिए इसकी ऑपोजिशन मैक्सिमम है, इंडक्टर की एक्सएल, तो एक्सएल अगर मैक्सिमम है तो इट मींस फिर भी जी क्या होगा? फिर भी इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, तो जी ज्यादा ही होगा। लेकिन हम ना तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले एसी सप्लाई करें, ना जीरो फ्रीक्वेंसी वाले डीसी, इन दोनों की कोई इंटरमीडिएट करंट सप्लाई करें कि ना तो जिसकी है फ्रीक्वेंसी जीरो और ना तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो इंटरमीडिएट हो उसको, उसके लिए फिर ये होगा कि थोड़ा ये उसको अपोज करेगा, थोड़ा ये अपोज करेगा, तो दोनों 100% उसको बिला नहीं करेंगे, तो एक तरह से अपोजिशन कम होगी। अपोजिशन क्या होगा? कम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सएल किसके इक्वल है? ओमेगा एल, एंड एक्ससी किसके इक्वल है? 1 by ओमेगा सी। अब देखो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा अगर हम 0 करें तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? एक्सएल 0 और एक्ससी की 1 by 0 इंफिनिटी, मीन एक्ससी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इंफिनिटी हो जाएगी। अब देखो, अब जो ये हम ओमेगा को इंक्रीज करते जाए, अब ओमेगा की वैल्यू हम क्या करें? 0 से इंक्रीज, 0 से जो ही बढ़ाते जाएंगे तो ओमेगा के बढ़ने से एक तरह से चेंज आएगा, तो एक्सएल इंक्रीज होगा और ओमेगा के बढ़ने से एक्ससी डिक्रीज, तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम, और ये पॉइंट जिस पे एक्ससी और एक्सएल हो गए सेम, तो ये इफेक्ट हो गया 0, ये टर्म, तो जी बच जाएगी मिनिमम। इस फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस पे हमारे पास जी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और करंट मैक्सिमम अप्रोच करता है। अब जब ये हमारे पास ये कंडीशन आती है, तो ये वाला फैक्टर हो जाता है 0, तो देन जी हमारे पास बच जाती है मिनिमम, और वो किसके इक्वल आ जाती है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है समझ, सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल, ये 0 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी मिनिमम इज इक्वल टू आर। बट ये कब आए? जब ये 0, और ये 0 कब? जब एक्सएल और एक्ससी बराबर। अब इस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे ये दोनों बराबर हैं, जी मिनिमम और करंट मैक्सिमम हो जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इस कंडीशन से हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्ससी 1 by ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 by एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 का रूट 1 ही होता है, तो रूट ऑफ एल सी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो तब भी इन दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा, कम करें तो तब भी इन दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा, दोनों सूरतों में डिफरेंस ज्यादा होगा। मीन क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो एक्सएल माइनस
XC इसका डिफरेंस बढ़ेगा, इसके डिफरेंस के बढ़ने से इम्पीडेंस बढ़ेगी और करंट डिक्रीज। इससे अगर कम करें तो तब भी XL माइनस XC का डिफरेंस बढ़ेगा। अल्दो ओमेगा कम करने से XC बढ़ेगा तो XL कम होगा, लेकिन डिफरेंस तो बढ़ा। डिफरेंस के बढ़ने से अगर माइनस में भी आंसर आता है तो स्केयर माइनस को प्लस कर देगा, जी तो इंक्रीज होगा। तो दोनों सूरतों में जी क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। और जी के बढ़ने से करंट होगा रिड्यूस। इट मींस बाकी कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं है जिस पे करंट मैक्सिमम आए और पावर मैक्सिमम डिलीवर हो, सिवाय एक फ्रीक्वेंसी, और वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस पे ये दोनों बराबर हो जाए, और वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू ओमेगा। तो फिर f r क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या, 1/√LC, तो √LC। तो ये हमारे पास आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हर सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उस सर्किट के अपने लिए कांस्टेंट होती है जब तक उसकी L और C की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर हम L की वैल्यू चेंज करें या C की वैल्यू चेंज करें, कैपेसिटेंस चेंज करें या इंडक्टेंस चेंज करें, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जैसे हमारे पास रेडियो है, हम रेडियो का नॉब घुमाते हैं, तो इसका मतलब हम कैपेसिटेंस उसकी चेंज कर रहे होते हैं। कैपेसिटेंस के चेंज करने से अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उस सर्किट की रेजोनेंस। उस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से फिर हमारे पास वो उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है जो फ्रीक्वेंसी उस सर्किट की उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी बननी है रेजोनेंस, उससे मैच कर लिया। तो फिर हमारे पास चैनल भी डिफरेंट आगे आते हैं। क्यों? क्योंकि सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है। और इसी तरह हम कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसीज के चेंज करने से हम एक चैनल से दूसरे चैनल पे जंप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, कि इस पे इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है, करंट मैक्सिमम हो जाता है और पावर हमें मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। अब अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखें तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बना। सपोज करो कि ये आपके पास है इस साइड पे करंट और इस साइड पे फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे कि ये मैक्सिमम पीक वैल्यू करंट की ये है I0, पीक वैल्यू करंट की कितनी है I0, और यहाँ करंट की कितनी वैल्यू है जी 0, ठीक है। अब देखो अगर ओमेगा 0 तो ये वाला फैक्टर होगा 0, ये 1/0 इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का स्केयर लो बहुत लार्ज वैल्यू है, बहुत लार्ज वैल्यू आज के ऐड करो तो इंपीडेंस बहुत लार्ज है। इंपीडेंस बहुत लार्ज आएगी तो करंट क्या आएगा, ऑलमोस्ट 0, मीन ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे करंट 0। जो ही ओमेगा हम बढ़ाते जाएंगे तो ओमेगा के बढ़ने से क्या होगा, ओमेगा के बढ़ने से इसकी इंपीडेंस XC की कम होना स्टार्ट होगी, XL की बढ़ XC की कम होना स्टार्ट होगी, XL की बढ़, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब इन दोनों की अपोजिशन एक दूसरे को मैच कर जाती है। तो वो सपोज करो वो फ्रीक्वेंसी ये, तो ओमेगा को बढ़ाते गए और एक हम खास फ्रीक्वेंसी पे पहुंचे जिस पे XL और XC बराबर हो गए और करंट मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर गया I0, और ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है जिस पे एम्पलीट्यूड करंट का मैक्सिमम हो I0, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इससे अगर हम मजीद और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो और बढ़ाने से XL बढ़ेगा और XC कम होगा, तो इसके बढ़ने और इसके कम होने से डिफरेंस अगेन बढ़ेगा, डिफरेंस के बढ़ने से जी अगेन इंक्रीज होगा और करंट अगेन रिड्यूस होगा। तो इट मींस करंट मैक्सिमम को पहुंचा। अब इससे आगे हम मजीद अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं तो करंट फिर डिक्रीज होगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की कर्व बनती है ये, ठीक है, कि एक खास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करता है, उससे कम हम फ्रीक्वेंसी कोई भी ले लें या उससे ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी कोई भी ले लें, तो उससे कम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, करंट कम आएगा, और उससे ज्यादा लेंगे तब भी कम। सपोज करो ये हमारे पास है जी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, इससे कम फ्रीक्वेंसी
ओमेगा प्राइम, तो करंट की वैल्यू कम होगी इतनी। और कम फ्रीक्वेंसी ली तो करंट की वैल्यू और कम होगी, और कम ली तो करंट की वैल्यू होगी। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ली, कोई ओमेगा डबल प्राइम हमने ले ली, तो तब भी इस पीक वैल्यू से करंट की वैल्यू क्या होगी, कम। और ज्यादा की तो करंट और कम, और ज्यादा करेंगे तो करंट और कम, अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम आ रहा है, ये हमारे पास मैक्सिमम करंट है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। अब इस पॉइंट पे इंपीडेंस सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो रेजिस्टेंस क्लियर। और इससे कम अगर करेंगे तो फिर हर पॉइंट पे जो हमारे पास करंट आएगा डिवाइडेड बाय इंपीडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी, दूसरा फैक्टर क्या है, सिर्फ इस फैक्टर पे यहाँ करंट क्या है, मैक्सिमम। अब अगला क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि इस करंट की वजह से हमारे पास एक सिग्नल आगे जाएगा मैक्सिमम पावर उसकी होगी, और उसकी पावर कितनी होगी अगर हम यहाँ बात करें तो आई स्क्वायर आर, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर इसको मैं अरेंज कर दूं, देखो अब पहले इसके मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स हम देखते हैं, तो फिर हम उस पॉइंट पे पार वाले पॉइंट पे जाते हैं। एक बात तो क्लियर है कि जब हमारे पास जी मिनिमम हो जाएगा, जी मिनिमम, उस वक्त सर्किट सिर्फ प्योर रेजिस्टिव बन जाएगा। प्योर क्या बनेगा, रेजिस्टिव। मीन उस वक्त सर्किट का करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज, ठीक है, क्योंकि सर्किट एज ए रेजिस्टिव एक्ट कर रहा है। लेकिन हम मोस्टली जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है वो या तो इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं या कैपेसिटर के क्रॉस। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे XL और XC बराबर हो। अगर XL और XC बराबर है तो करंट तो सर्किट में से कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि रास्ता करंट तो सेम फ्लो करे। IXL बन जाएगा VL और IXC बन जाएगा VC। तो इसका मतलब है दोनों के बराबर होने की वजह से हमारे पास VL और VC भी बराबर होता है। अल्दो फेज डिफरेंट होता है इनका, कि VL करंट को लीड कर रहा होता है 90 डिग्री से, और सपोज करो कि ये अगर करंट है तो हमारे पास VC करंट से लेग ले रहा होगा 90 डिग्री, बट मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते कि जितना ये एक तरफ चार्ज पर फोर्स लगा रहे होते हैं दूसरी तरफ लगा रहे, तो नेट हमारे पास पोजीशन जीरो होगी। तो इसलिए हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो करंट को फ्लो करवा रहे हैं सर्किट, तो हमें इन दोनों को लापरवाही नहीं करना पड़ता। दूसरी सेंस में पोजीशन जीरो होगी, हमें सिर्फ रेजिस्टर या क्रॉस वायर करना पड़ता। अब इस बात को अगर हम देखें तो हमें या तो X मतलब इंडक्टर के क्रॉस पे हम अपनी डिवाइस आउटपुट कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमने मोबाइल है, टीवी है, रेडियो, व्हाट्सएप है, या सपोज करो स्पीकर है तो हम इंडक्टर के क्रॉस लगाते हैं या कैपेसिटर के क्रॉस, क्योंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सपोज करो कि हमारा स्पीकर हमने इंडक्टर के क्रॉस लगाया हो, हम यहाँ से कोई सिग्नल देते हैं, स्मॉल EMF देते हैं लाइक 5 वोल्ट, कितनी EMF देते हैं 5 वोल्ट, हेलो स्मॉल सिग्नल 0.5 वोल्ट का, लेकिन आगे स्पीकर हेलो वो पूरा मोहल्ला सुनता है, मतलब इतनी हाई वोल्टेज का वो सिग्नल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि RLC सीरीज सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारी आउट अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होती है। कैसे? कि सपोज करो कि ये हमारे पास आपके पास ये है इंडक्टर, ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो बैक EMF एस्टेब्लिश हुई होगी वो कितनी है बैक EMF EL,
वो अल्टो इसका ऑपोजिट होगी माइनस L del I by del T। हमने EMF 5 वोल्ट थी, सपोज 5 वोल्ट की वजह से करंट 0 से पहुंच गया कुछ 2 एम्पीयर या 0 से पहुंच गया कुछ 3 एम्पीयर। तो पहले करंट कितना था, 0 to 3 एम्पीयर पहुंच गया, पहले करंट था 0 इस सर्किट में, अब करंट हो गया 3 एम्पीयर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना आ गया पर सेकंड, सपोज करो 3 एम्पीयर आ गया। क्यों? क्योंकि करंट में पर सेकंड इतनी चेंज है। अब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 3 आ, हम इंडक्टर यूज करते हैं जिसकी इंडक्टेंस सपोज 100, कोई 100 हेनरी है, ठीक है, तो हमारे पास बैक ईएमएफ कितनी बन जाएगी, 100 मल्टीप्लाई 300 हो। क्या हमें जो सिग्नल मिलेगा वो 300 वोल्ट का मिलेगा स्पीकर के थ्रू, पूरा मामला सुन सकते हो उसको, ठीक है। इसी तरह कैपेसिटर का क्रॉस है। अब इसका मतलब ये है कि हम आउटपुट डिवाइस इंडक्टर या कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर तो सेम होगी ना जितनी हमने अप्लाई किया, इसके क्रॉस को 5 वोल्ट की होगी, तो हमें सिग्नल भी इतना थोड़ा हिस्सा मिलेगा। इसलिए हम क्लियर सिग्नल के लिए, क्लियर वॉइस के लिए इसका क्रॉस कनेक्ट करते हैं, मोस्टली इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज से इनके क्रॉस ज्यादा होती है। अब अगर ये पॉइंट्स हैं तो इसके फिर मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या बन जाते हैं रेजोनेंस सर्किट के। पहला पॉइंट कि इसमें रेजोनेंस का इफेक्ट होता है और इंपीडेंस मिनिमम हो जाती है, और इसमें इंपीडेंस सिर्फ किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस की, ठीक है। और इंपीडेंस के मिनिमम होने से करंट इसका कितना हो जाता है, सर्किट का मैक्सिमम पीक करंट को पहुंच जाता है, I0 दैट इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय R जितना हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा है इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस को शो कर रही है, मतलब सर्किट रेजिस्टिव बन गई, तो इसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, करंट और वोल्टेज इन फेज। अगर करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं तो हमारे पास पावर फैक्टर इट एम्प्लाइज दैट cos ऑफ phi पावर फैक्टर होते हैं ना, V इज इक्वल टू VI cos थीटा या cos phi। तो phi चूंकि यहाँ दो इन फेज phi 0, तो cos ऑफ phi क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि पावर फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 1। पावर फैक्टर के 1 होने का मतलब है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी इस पॉइंट, तो cos phi की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, पावर बन जाएगी VI। अच्छा, फोर्थ इसका पॉइंट क्या आ सकते हैं कि जो वोल्टेज है हम मोस्टली आउटपुट एक्सएल या एक्सइन के क्रॉस कनेक्ट करते हैं और हमें क्लियर बट लाउड वॉइस मिलती है हमारे इनपुट सिग्नल से। इसका मतलब है कि जो हमारे पास वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर आर वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर होती है, that are much greater than our applied voltage। के इंडिविजुअल कैपेसिटर या इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होती है वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसी की वजह से हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पावर मिलती है मैक्सिमम पावर तो मिलती है जब ये सर्किट मिनिमम इंपीडेंस देता है या रेजिस्टिव बन जाता है, लेकिन उस मैक्सिमम पावर का सिग्नल तो हमें पक्का मिलता है। सवाल ये पैदा होता है क्या दूसरी सिग्नल मिलेंगे या नहीं। देखो अब आपने ऑलरेडी पढ़ा कि एसी एक कंप्लीट साइकिल में हमें कितनी पावर देते हैं, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी, VRMS into
IRMS into cos phi। अब चूंकि यहाँ cos phi 1 है तो मैं सिंपल कह देता हूँ ERMS into IRMS कि ये वाली पार हमें आगे मिलेगी आउटपुट डिवाइस। अगर ये पार मिलती है इतनी पार ACX साइकिल में हमें देता है तो इससे ज्यादा जो पार होगी वो तो पक्की पक्की मिलेगी, लेकिन इससे कम पार हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगी। AC इतनी पार डिलीवर करता है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। इससे ज्यादा पार भी मिलेगी बट इससे कम पार वाले सिग्नल आगे नहीं पहुंचे। अब हम इसका ग्राफ अगेन ड्रा कर लेते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास आ रही है जी ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस पे ये पार आ रही है करंट आ रहा है आई नॉट। अगर ये करंट आई नॉट आ रहा है तो इसका मतलब है ये वाला सिग्नल जो इस फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, इस सिग्नल की पार कितनी होगी, ये कितनी पार डिलीवर कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पार लिख लेता हूँ P इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट या ई नॉट के कि मैक्सिमम पार डिलीवर कर, लेकिन ये तो पीक वैल्यू जितनी पार डिलीवर करे ना, हमें कितनी पार डिलीवर एसी कितनी पार डिलीवर कर सकते हैं एसी के एक्स में रूट मीन स्केयर। तो अगर रूट मीन स्केयर की बात करूं तो ये जो सिग्नल हमारे पास जाएगा ये मिनिमम कितनी पार डिलीवर कर सकते हैं, आई नॉट बाई रूट ऑफ 2 इंटू वी नॉट बाई रूट ऑफ 2, इतनी पार डिलीवर कर सकते हैं। मीन का वो तमाम सिग्नल जिनकी पार इतनी होगी वो आगे पहुंचेंगे, उससे हायर तो पक्के पहुंचेंगे। लेकिन ये आई नॉट वी नॉट है, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और साल में रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब सिंपल टू रूट से कैंसिल होगा। इट मींस कि एसी जो हमारे पास करंट जा रहा है ये इसमें के अंदर वो तमाम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जिनकी पार इस पी पार से हाफ होगी वो उस पार से ऊपर वाले तमाम सिग्नल आगे आउटपुट डिवाइस पर पहुंचेंगे। इसका मतलब सपोज करो कि ये आई नॉट वी नॉट आता है और यहाँ इसकी कुछ हाफ पार आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है P इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट, बट ये वो पार है जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को बता रही है, इतनी पार ऐसी आगे सप्लाई करते हैं और इससे लेस जो होगी वो आगे नहीं पहुंचेंगे वो सिग्नल, बट इससे हायर है वाले तमाम पहुंचेंगे। सपोज करो कि इस हायर वाले सिग्नल में कहता हूँ कि कौन कौन से आ रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी भी सिग्नल आते हैं ये सारे आगे पहुंचेंगे। लाइक ये सिग्नल इसी तरह ये भी सिग्नल आगे पहुंचेगा, इसी तरह ये सिग्नल भी आगे पहुंचेगा और ये सिग्नल सपोज करो ये आ गया ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा आर, ये 3, ये ओमेगा 4, ये सारे सिग्नल आगे पहुंचेंगे और सारे सिग्नल आगे पहुंचेंगे। सपोज करो कि ओमेगा आर पे ARY न्यूज का चैनल है, क्या ARY न्यूज के चैनल की फ्रीक्वेंसी थी, तो इट मींस इस फ्रीक्वेंसी वाला चैनल आगे हमें मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम पार वाला ये सिग्नल है और ये आगे डिस्प्ले होगा। और 3, 4, 1, 2 ये भी हमें मिलेंगे। मैं भी इस तरह दूसरे चैनल ऐसे हूँ जो ARY न्यूज के अलावा है, तो एट द सेम टाइम हमें सारे चैनल आगे मिलेंगे और सारे बोल रहे होंगे, इस तरह हमें कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। इट मींस ये एक डिसएडवांटेज है इस सर्किट का कि जो हमें ये बता रहा है इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाली थोड़ी सी जो कम वैल्यू है या थोड़ी सी जो ज़्यादा वैल्यू है वो सारी हमें आगे मिलेंगी। और एक तरह से समझ लो कि नॉइस जस्ट नॉइस क्रिएट होगा, सब एट द सेम टाइम बोल रहे होंगे, हम किसी को प्रॉपरली सुन नहीं पाते। तो फिर हम ऐसा क्या करें ताकि हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो क्लियर है। हमें सिर्फ ये वाला साउंड वाला चैनल चाहिए, ये साउंड चैनल, ये प्रोग्राम हमने सुनने, बाकी
ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये प्रोग्राम हमने दोनों नहीं सुने, तो हम क्या करें क्वालिटी को बेहतर करने के लिए? तो फिर इसी सर्किट को हम यूज करते हैं ताकि वो तमाम नॉइस जो डिजायरेबल नहीं है उसको हम खत्म कर सकें, या एक चैनल के साथ दूसरा या तीसरा चैनल जो उसकी आवाज़ या शोर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस सर्किट। इसी सर्किट को हम यूज करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब अगर मैं इस सर्किट की रेजिस्टेंस भी कम करूं, सपोज इस वाले की रेजिस्टेंस थी कुछ R, ये जो कर जिसके लिए ये कर, क्योंकि इम्पीडेंस R थी, अब मैं R1 जितनी सपोज करो पहले थी, अब मैं इस सर्किट की रेजिस्टेंस R1 रख दिया, तो मतलब पहले से कम कर दे। पहले से कम करूंगा तो करंट की पीक वैल्यू क्या पहले जितनी रहेगी या पहले से ज्यादा हो जाएगी? तो पहले से ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। सपोज अब करंट की पीक वैल्यू यहाँ पहुंचे क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो, तो करंट की पीक वैल्यू यहाँ पहुंचने का मतलब है कि मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, तो इस तरह का कुछ ग्राफ सपोज ये। अब देखो, अब सपोज करो कि इसकी पावर मैक्सिमम ये आ गया P इज इक्वल टू I नॉट B नॉट, लेकिन कितनी पावर वाले आगे जा सकते हैं सिग्नल? इसके हाफ जितने, रूट मीन इसका हाफ बन रहा है। तो सपोज करो कि ये वाली लाइन शो कर रही है हाफ पावर, ये किसको शो कर रही है? हाफ पावर ऑफ दिस। इट मींस अब कौन सा सिग्नल आगे जा सकते हैं? इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमारे पास सिग्नल कौन से? इस पॉइंट को अगर नीचे लाओ और इस पॉइंट को अगर नीचे लाओ तो हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्नल बचता है। इट मीन अभी हमारे पास सिर्फ एक सिग्नल आगे जा रहा होगा और वो है, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होगी वही चैनल सुनाई देगा, या रेडियो स्टेशन है तो वही रेडियो स्टेशन सुनाई देगा। ठीक है, तो बाकी अब हमें कोई नहीं। इट मीन्स हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वॉइस की क्वालिटी को, हाँ क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? दो मेन हमारे पास शार्पनेस, कि हम सर्किट को ऐसे डिजाइन करेंगे कि जो हमारे पास ये पैटर्न बन रहे हैं I ओमेगा कर्व जो बन रही है, करंट ये साइड पे करंट टू फ्रीक्वेंसी जो कर्व बन रही है वो शार्प हो, उसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा शार्प है। जितनी ज़्यादा शार्प कर्व होगी, कर्व जितनी ज़्यादा शार्प होगी क्वालिटी इतनी बेहतर होगी, क्वालिटी इतनी साउंड की इंक्रीज होगी। और जितनी शार्पनेस कर्व की कम है, लाइक ये दूसरी कर्व होती है, जितनी शार्पनेस कम होगी इतनी क्वालिटी वीक होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ वाली साउंड भी बहुत ज़्यादा उसमें आ रही है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बैंड विड्थ को डिक्रीज करना। बैंड विड्थ कि सपोज करो कि अभी हमें इस वाली कर्व नीचे वाली को देखो कि कहां से कहां तक के सिग्नल सुनाई देगा, हाफ पावर में कहां से कहां तक आते हैं, यहां से यहां तक, और ये इसकी बैंड विड्थ कहलाती है, यहां से यहां तक, ये इसकी बैंड विड्थ कहलाती है। सपोज ये हमारे पास है जी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इससे इस तरफ डेल ओमेगा और इससे इस तरफ भी ये आ गया डेल ओमेगा, और टोटल बैंड विड्थ में फिर कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 2 डेल ओमेगा। कि ये इतनी इसकी बैंड विड्थ है।
लेकिन इसकी बैंडविड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ, सिर्फ यहाँ से। तो अब शार्प कर लोगे तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कि यहाँ से यहाँ तक इसकी बैंडविड्थ सिर्फ बच गई ये, और इसकी बैंडविड्थ यहाँ से ली, इसकी बैंडविड्थ है यहाँ से लाइक यहाँ से यहाँ तक का जो सिग्नल है, तो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ एक सिग्नल हमें मिल रहा है, ठीक है। इट मींस बैंडविड्थ को कम कर को ज्यादा शार्प करके दूसरा बैंडविड्थ को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास जो चैनल हम ट्यून करने हैं डिजायर चैनल, हम अगर ये चाहते हैं कि उसकी साउंड हमें क्लियर आए और उसके साथ कोई और दूसरा चैनल एट द सेम टाइम ट्यून ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्वालिटी और शार्पनेस, ठीक है। तो क्वालिटी या शार्पनेस हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी साउंड की, दो तरीकों से कर सकते हैं कि हमारे पास जो कर्व आ रही है I to ओमेगा कर्व, बस मोर शार्प, ठीक है। कि हमारे पास आई टू मेगा कर्व जो है वो उसका ज्यादा शार्प होना जरूरी है, मीन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है शार्पनेस वाली, शार्पनेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कर्व मस्ट बी लार्जर। अगर शार्पनेस कैरेक्टरिस्टिक लार्जर होगी तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड बेस्ट होगी, क्यों, क्योंकि उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसीज फिर उसको नहीं पकड़ पाएंगी, क्योंकि उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसीज जो है उसके करीब होंगी, उसकी बैंडविड्थ भी नहीं आती, और उसके साथ वाली जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है उनकी एनर्जी फिर कम होगी, और वो एनर्जी के कम होने की वजह से वो आगे पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है कि बैंडविड्थ, बैंडविड्थ डिक्रीज अगर हम करेंगे, बैंडविड्थ के डिक्रीज करने से क्वालिटी क्या हो जाती है, क्वालिटी एनहांस हो जाती है, ठीक है। और ये क्वालिटी क्यू फैक्टर को कहते हैं हम, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर शोज द क्वालिटी, और क्यू फैक्टर जितना ज्यादा होगा क्वालिटी इतनी बेटर होगी, क्यू फैक्टर जितना लेस होगा क्वालिटी इतनी बैड होगी, ठीक है। कुछ मोबाइल हम लेते हैं उसमें खर खर खुर खुर की आवाज भी आ रही होती है, लेकिन कुछ लेते मोबाइल प्योर आवाज आती है, साउंड ऐसे लगते हैं जैसे मतलब ओरिजिनल साउंड आ रही है किसी चीज। तो हम कहते हैं वो मोबाइल से बहुत सारी साउंड साथ में सुनाई, क्यों फैक्टर उनका बुरा है, मतलब उनकी क्वालिटी खराब, क्वालिटी खराब होने का मतलब उन अंदर जो सर्किट रेजोनेंस बना हुआ है वो ज़्यादा शार्प नहीं, साथ साथ वाली भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आगे आ रही है, लेकिन जिसमें सिंगल प्योर क्लियर साउंड आती है हम कहते हैं वो ज़्यादा शार्प या उसे क्वालिटी बेस्ड, मीन उसका क्यू फैक्टर अच्छा है, ठीक है। तो क्यू फैक्टर हम निकालते कैसे कि जिस इंडक्टर या कैपेसिटर का क्लास हमने वोल्ट आगे आउटपुट डिवाइस हमने कनेक्ट किया उसकी वोल्टेज डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, तो हमारे पास क्यू फैक्टर फिर किसके इक्वल हो जाता है, VL बाय V अप्लाइड, ठीक है। तो हमारे पास VL किसके इक्वल हो जाएगा, I into XL डिवाइडेड बाय V अप्लाइड, I into R। V अप्लाइड तो इतना ही होगा जितनी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट बन गए, ये दो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे पास Q फैक्टर फिर किसके इक्वल आ जाएगा, I से कैंसिल XL ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। तो ओमेगा क्या होता है, 1/√LC into L डिवाइडेड बाय R। तो हमारे पास फिर Q फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर
एल इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1/r रूट ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं ना रूट ऑफ एल इंटू रूट ऑफ एल, तो एक रूट ऑफ एल इस एक रूट ऑफ एल से कैंसिल, तो एक रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सी बचेगा, तो एल बाई सी। तो ये हमारे पास आ गया क्वालिटी फैक्टर, कि किसी भी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है उसकी एल सी और आर पे। जितनी आर की वैल्यू कम और एल की वैल्यू ज्यादा हो, जितनी एल की वैल्यू ज्यादा, मैंने आपको अभी बताया था वोल्टेज एल डेल आई बाई डेल, जितनी एल की वैल्यू ज्यादा होगी इतना हमारे पास हाई सिग्नल प्योर मिलेगा, पावर उसकी ज्यादा होगी, इतनी होकर ज्यादा शार्प होगी, और जितनी होकर ज्यादा शार्प होगी तो बाकी फ्रीक्वेंसीज की पावर मिनिमम कम हो जाएगी और वो आगे नहीं पहुंच पाएंगी, और उसकी पावर मैक्सिमम होगी और वो सिग्नल आगे पहुंचेगा, हमारे पास उसकी क्वालिटी फैक्टर बेस्ट होगी। ठीक है, इस तरह जितनी रेजिस्टेंस कम हो, तो लाइक अगर रेजिस्टेंस में मैंने हाई रखी थी पहले इसके लिए तो लेस शार्प है, रेजिस्टेंस मैंने कम की करंट और ज्यादा हो गया तो ज्यादा शार्पनेस है करंट, जिसकी वजह से क्वालिटी इंक्रीज। ठीक है, एक और मैं मेन डायग्राम बना के यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये है जी एक घर, और इसके लिए देखो ये आ रही है P पार P इज इक्वल टू V नॉट डायग्राम, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल आगे पहुंच सकते हैं, इसके हाफ पार रूट मीन तक। सपोज करो ये इसका आ रहा है जी P इज इक्वल टू V रूट मीन बाय I, रूट मीन का मतलब हो गया V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी सिग्नल आ रहे हैं फ्रीक्वेंसीज के, ये तो मेगा आर, ये सारे आगे पहुँचे, और ये सारे अगर एट द सेम टाइम आगे हमें मिलेंगे तो नाइस और समहाउ बैड क्वालिटी होगी उस साउंड। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस को कम कर या एल को ज्यादा कर, तो ज्यादा करने से हमारे पास करंट इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो कि हमारे पास अब करंट इंक्रीज हो गया तो इस तरह की कर्व बन गई। अब इसकी मैक्सिमम पावर ही आएगी V नॉट I नॉट, और सपोज करो इसका हाफ ये आ रहा है V नॉट I नॉट बाई 2। अब देखो इसमें कितनी पावर से यहाँ से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सिर्फ आगे पावर डिलीवर कर सकती है। रूट मीन्स की वैल्यू से जिसकी पावर कम होगी जिस सिग्नल की वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो हम कहते हैं अब सिर्फ यहाँ और अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल है वो आगे पहुंच सकती है, तो वो मोस्टली एक या दो सिग्नल होंगे। ठीक है, अब दूसरी लेसन में हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम करके इंडक्टेंस ज्यादा करके हम ज्यादा शार्प कर सकते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर बेहतर हो। या फिर बैंड विड्थ, अब इसकी बैंड विड्थ देखो यहाँ से यहाँ तक है लेस, लेकिन इसकी बैंड विड्थ देखो यहाँ से यहाँ तक है ये, तो इसकी बैंड विड्थ हाई है और इसकी बैंड विड्थ लेस है, तो बैंड विड्थ कम करके हम क्वालिटी फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये है एक और पॉइंट है इसमें कि हम कहते हैं हमें ठीक है जी एक तो I नॉट वाली वैल्यू आगे हमें मिल गई, लेकिन एट द सेम टाइम सपोज हम कोई वॉइस सुनते हैं या कोई साउंड सुनते हैं, या उसमें तो बहुत सारी होती है ना, गिटार की साउंड होती है, सिंगर की साउंड होती है, ठीक है, हारमोनियम की साउंड होती है, तो नंबर ऑफ साउंड्स होती है और हर एक की फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी होती है। फिर वो सारी फ्रीक्वेंसी हमें प्ले करी जाएंगी और चाहिए जरूर। हम कहते हैं कि ये हमारे पास कर्व 1 और इस कर्व पे हमें सिर्फ ये वाला सिग्नल मिलेगा जिसकी ओमेगा ये, और इसके लिए ये करंट I ये सिग्नल मिलेगा। सपोज करो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, अभी ये सिंगर की सपोज करें फ्रीक्वेंसी, उसकी साउंड हमें सुनाई देगी, साथ गिटार हारमोनियम ये वो साउंड नहीं सुनाई देगी, हमें वो भी चाहिए, तो हम क्या करें, फिर हम नंबर ऑफ सर्किट्स बनाते हैं।
तो अगर उसकी 400 सपोज करते हैं हम हारमोनियम की है जी 200 हर्ट्ज, तो हम फिर एक सर्किट ऐसे डिजाइन करते हैं जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 हो, तो वो सर्किट 200 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो उसके लिए फिर सर्किट इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। इट मीन्स एट द सेम टाइम हमें सिंगर की भी साउंड मिली और ड्रम की भी साउंड मिली, ठीक। इसी तरह हमें कोई थर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो भी उसके साथ है, कोई म्यूजिक है या व्हाट्सएवर, उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। तो हम क्या करते हैं, एक और सर्किट बनाते हैं कि जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हो, तो उसके लिए पीक वैल्यू ये बन जाती है, ठीक है। फिर वो सर्किट इस सिग्नल की पावर को मैक्सिमम कर दे, तो हमें यही भी आगे सुनाई एट द सेम टाइम हम सबको क्लियर और लाउडली सुन सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात आती है कि बाकी जो हमारे पास बहुत सारे चैनल अगर हों, एक तो ये आगे जी कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें, लाइक रेजिस्टेंस को कम रखें, इंडक्टेंस को ज़्यादा रखें वगैरह वगैरह, लेकिन बैंडविड्थ को कम रखें। अगर हम ऐसा करें कि ये मेरे पास कोई सर्किट आ रहा है और ये इसकी ओमेगा आ रहा है और इसकी पावर आ रही है मैक्सिमम पी नॉट और इसकी पी नॉट बाई 2 रूट मीन पावर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच वाली फ्रीक्वेंसीज हैं ये सारी इसमें आगे कंट्रीब्यूट करेंगे, आउटपुट में हमें मिलेगी। तो हम क्यों ऐसा न करें कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक जो गैप आ रहा है एसी फ्रीक्वेंसी का कोई चैनल और बनाए ना, तो ये जो गैप आ रहा है इस फ्रीक्वेंसी का भी कोई चैनल और ना बनाए। सपोज करो कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 94 मेगाहर्ट्ज और फिर इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 93 मेगाहर्ट्ज। तो हम 94 और 93 के दरमियान कोई चैनल और बनाए ना, तो हमें फिर वो चैनल सुनाई भी नहीं देगा क्योंकि उसकी तो हमारे पास वेव्स ही नहीं है, ठीक है, ट्रांसमिट ही नहीं हो रही क्योंकि वो चैनल ही नहीं है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी गैप, जो फ्रीक्वेंसी गैप है इसको इंक्रीज कर। सपोज 94 मेगाहर्ट्ज का एक चैनल हमने बनाया और दूसरा 93 मेगाहर्ट्ज का बनाया, इसके बीच में ना बना, तो फर्क आ जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज का क्या मतलब कि 10⁻⁶ हर्ट्ज, इतना फर्क आ जाएगा, तकरीबन 1 लाख हर्ट्ज का फर्क है 1 मेगाहर्ट्ज। तो इतना अगर हम डिफरेंस रखें बीच में दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, इस तरह तीसरा चैनल फिर इतनी ही डिफरेंस पे बनाए, चौथा चैनल इतनी और डिफरेंस पे बनाए, तो हम क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पैरेलल